तो अगेन विपिन सर आप लोगों के साथ हैं। और चूँकि कल नीट का पेपर था, तो जितने बच्चे लोग एक्साइटेड नहीं होते हैं उससे ज़्यादा जो उनके गुरुजी लोग होते हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबको अपने दिमाग में ये होता है कि भाई कैसा क्वेश्चन आया, किस ट्रेंड पे क्वेश्चन आया। तो जब मैंने क्वेश्चन को पूरा ओवरव्यू देखा, स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मोर देन 60% और 70% क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फ्लैट क्वेश्चंस थे। आई डोंट थिंक कि कोई भी जो अच्छा बच्चा जिनका रिगोरस प्रैक्टिस होगा और फॉर्मुलेशन पे वेल कमांड होगा 20-25 मिनट्स में वो 100 मार्क्स बना दिया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे उनके, जैसे कुछ रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन था और एक टीआईआर पे भी थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल उन्होंने डाला था। तो कुछ कैलकुलेटिव पार्ट में जो उन्हें टाइम लग गया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस थे बहुत ही फ्लैट क्वेश्चंस थे। तो मैं सारे बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है छोटे से छोटे चैप्टर्स को भी थोड़ा सा दिमाग में रख के बनाइए। जैसे कि जो यूनिट्स है, डायमेंशन है, परसेंटेज एरर है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में देखो कितना वाइटल इंपॉर्टेंट चैप्टर उन्होंने लिया है, कितने सारे क्वेश्चंस उन्होंने डाल दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो कलर कोड होते हैं रेसिस्टेंस का उसको छोड़ के आते हैं, कहते हैं यार ये तो बेवकूफ़ वाला चीज़ है, ये कभी आता है। अभी देखो ये क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे जो डेफिनेशन है, एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा एरर्स का क्या ओरिजिन होता है, उन्होंने उस पर क्वेश्चन डाला है। कुछ डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं उस पर उन्होंने डाला है। तो बहुत ही ओवरऑल बैलेंस यदि हम देख के चलें तो पेपर ठीक ही है, मॉडरेट लेवल कर सकते हैं, डिफिकल्ट तो आप एटलीस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार जो है यदि फिजिक्स यदि इस लेवल में क्वेश्चन आया है तो ओबियसली है कि कट ऑफ जो है जो वो कट ऑफ होनी चाहिए वो जो प्रीवियस ईयर्स है उसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर जाएगा। क्योंकि जो फिजिक्स होता है स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। आई एम टॉकिंग इन जनरल, लेकिन जो उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनका तो खैर बहुत ही अच्छा होता है। तो फिजिक्स में यदि अच्छा स्कोरिंग हो रहा है इसका मतलब है कि जो है कट ऑफ है वो हाई होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स। बट मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे नीट के लिए सिंसियर हैं और उनको नीट यदि एस्पिरेशन है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि 3 to 4 मंथ्स यदि आप हमारे साथ इंगेज हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, तो आपका एटलीस्ट 120-140 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हम जस्ट 3 मंथ्स में आपको एंड कर देंगे। और देखने वाली बात ये भी है कि ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाननी है। हर एक फॉर्मूलेशन का एक वेल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। एक फार्मूला से कुछ वैल्यू निकाल के आप दूसरे फार्मूला में उसको कैसे यूज करके एक थर्ड एक्सप्रेशन आप बना देते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा हमें फोकस करनी है। और जो आपका क्वेश्चन सब आ रहे हैं वो एकदम ही फ्लैट क्वेश्चंस बहुत, इससे तो मैंने देखा है कि बैक ईयर्स जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहाँ पे इंसान को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना फास्ट काम नहीं कर सकते थे। बट फिजिक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो थे बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। और आप लोग एकदम बेसिक्स में पढ़िए, कोई इसको हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस बुक से बना रहे हैं, हम इस बुक से बना रहे हैं। कोई एक रेफरेंस बुक रखिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थैंक यू। Yes. So today I have come with analysis of this physics paper of NEET UG 2023. विपिन सर फ्रॉम लर्नोलॉजी। तो कल एज यू नो ऑल कि कल नीट का पेपर था, तो थोड़ा सा मैं सोचा कि फिजिक्स का कैसा क्वेश्चन आया है, क्या किस चैप्टर से कितना लोडेड था, कितना आया है, इसके बाद क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था, और जो इन डेप्थ फ्यूजन था डिफरेंट फार्मूली का और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, तो उसके रिगार्डिंग में मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस जो है आप लोगों के सामने में रखूँ। तो जैसे कुछ तो बहुत ही फ्लैट क्वेश्चंस थे, जैसे इस पूरे सीरीज में मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस E5 सीरीज क्वेश्चन कोड जो है वो E5 है, इंग्लिश। तो बहुत सारे इसमें जो थे फ्लैट क्वेश्चंस भी थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे। और ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि इन लोगों का एक ऐसा ट्रेंड है कि ये लोग जो है कुछ बेसिक चैप्टर से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि इस बार भी इन्होंने एक ट्रेंड दिखाया है कि जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन से तो नहीं, लेकिन जो उसी चैप्टर का एक सब पार्ट है जो एरर्स इन मेजरमेंट है उससे भी डाला है उन लोगों ने क्वेश्चन।
परसेंटेज एरर से भी डाला है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कलर कोड होता है उससे भी उन्होंने क्वेश्चन डाला है। तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो खैर सारे करके रखते हैं, लेकिन बहुत सारे जनरल परसेप्शन ये होता है कि यार ये सब तो ईजी सेक्शंस हैं, ये सब नहीं आते हैं। बट ये यहाँ पे इनका रूल जो है नहीं चलता है, ये बोलते हैं कि ये सिलेबस में है तो भाई हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो करने का मतलब है कि ईच एंड एवरी टॉपिक और सब टॉपिक जो है सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन चाहे इजी सेक्शन से आ रहा हो या टफ सेक्शन से आ रहा हो, हर एक क्वेश्चन का जो है जो वेटेज है वो +4 ही है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे +1 का है और ये क्वेश्चन +4 का है, तो सारे का वेटेज जो है आपका एक ही है। सो आपका इक्वली कमांड होना चाहिए। जैसे कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके चलता हूँ। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि द एरर्स इन द मेजरमेंट which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने डाला अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। तो बेसिकली ये अनप्रेडिक्टेबल वाला जो पार्ट है ना, ये रैंडम एरर्स में चला जाता है। किस में चला जाता है? ये रैंडम एरर में चला जाता है। तो एक इन्होंने एक क्वेश्चन ये भी डाला था E5 सीरीज में, यदि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने ये भी डाला था। इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था PN जंक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, कि जब हम फुल वेव रेक्टिफायर करते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है वो ठीक है, ये कंटिन्यूअस आता है, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट DC, दिस इज योर पल्स DC। ये क्या है? आपका पल्सेटिंग DC है। तो इसको, इस रिपल्स को रिमूव करने के लिए वो सर्किट में हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, PN जंक्शन डायोड्स, कैपेसिटर एंड लोड रेसिस्टेंस। जो बेस्ट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटर्स हो जाएगा। कैपेसिटर्स जो है वो रिमूव कर देता है इस रिपल्स को। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस क्वेश्चन नंबर 3 वही E5 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस E5 क्वेश्चन कोड। तो इसका मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? 3rd ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट से, कितना आसान सा क्वेश्चन उन्होंने डाला है यहाँ पे। हालांकि ये तो क्वेश्चन मिक्स होते हैं, आप जैसे थोड़ा सा और आगे जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा है, बट इनिशियली आपको सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स तो भाई वही है। जैसे उन्होंने दिया है कि सपोज करो कि ये मेरा पॉइंट A है और यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया 3 माइक्रोफेराड का, ये 3 माइक्रोफेराड का है, और फिर आगे जा कर के उन्होंने क्या किया, ये 3 माइक्रोफेराड है और एक नीचे में उन्होंने ले लिया 3 माइक्रोफेराड का, और ये पॉइंट उन्होंने बोला है कि भाई ये B है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B हमें निकालना है। तो हम लोग को पता है कि जो कैपेसिटर्स में होता है, जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वो रेसिस्टेंस का ठीक रिवर्स चलता है यहाँ पे। तो ये 3 पैरेलल में, बट इनका कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा, और ये मेरा 3 है। तो ये फिर किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो इनका सीरीज में 6 3 × 6 + 3, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा, है ना। पहले इन दोनों का हम लोग निकाल दिए पैरेलल में, तो इनका 6 आ गया, और ये मेरा जो 3 है, ये दोनों किस में चले गए? सीरीज में आ गए। और ये सीरीज में जब आ जाएंगे तो मेरा अपना तरीका ये है कि डूइंग बाई दिस 1/C = 1/C1 + 1/C2। इसमें क्या है ना कि एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है कि आप ये सॉल्व कर लेते हो, इसको रिवर्स करना भूल जाते हो। सो ट्राई टू अवॉइड दिस वन एंड यू डायरेक्टली यूज दिस C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो आपका सीधा आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 माइक्रोफेराड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस नंबर 8 का क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, बड़ा फॉर्मुलेशन बेस्ड पर उन्होंने क्वेश्चन डाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब थे। जैसे उन्होंने बोला है कि जो मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक एनर्जी stored inside the inductor coil, तो एज हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एंड जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 LI², राइट। दिस इज 1/2 LI²। तो यहाँ उन्होंने सिंपली 1/2 L का वैल्यू उन्होंने दे दिया था, 4 माइक्रो है, थोड़ा सा ध्यान दे करके 10⁻⁻6 हो गया, और जो करंट फ्लो कर रहा था वो कितना था? 2। तो ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक है।
तो यहाँ से ये मेरा 2 से ये 2 आ गया, ये 8 इंटू में 10⁻⁻6 आ गया। इसको हम लोग 8 माइक्रो जूल भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस क्वेश्चन 7 का जो है ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन है, ये 4th आ गया। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा फॉर्मुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इतना फॉर्मुलेशन तो खैर क्या कहते हैं कि हर एक जो बच्चे अच्छे होते हैं, एवरेज से भी थोड़ा सा भी अच्छे होते हैं, तो ये फॉर्मुलेशन तो उनका होता ही है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस जो इन्होंने लिया है, बहुत ही फ्लैट क्वेश्चंस लिया है और बहुत ही हाईली स्कोरिंग है। एंड आई थिंक ये सेक्शन सब जितने भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, एटलीस्ट जिनका भी 150 प्लस मार्क्स आ रहा होगा आउट ऑफ 180 जो भी 150 गेन कर रहे होंगे, उनका ये सारा क्वेश्चंस बिल्कुल सही गया होगा। इसमें कोई दो बात नहीं है, इसमें एकदम बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जैसे कि हम E5 ले रहे हैं, क्वेश्चन कोड ले रहे हैं, इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि उन्होंने एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ये मेरा प्लस है, ये मेरा माइनस है। यहाँ पर उन्होंने ले लिया 10 वोल्ट का, यहाँ एक रेसिस्टेंस उन्होंने डाल दिया है कितने का, 400 ओम का, राइट। और यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस इन्होंने ले लिया है, अननोन रेसिस्टेंस है R, बट बोलते हैं करंट जो है वो ऐसे यहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने गैल्वेनोमीटर ले लिया है, राइट। यहाँ पे एक सर्किट में ये प्लस है, ये मेरा माइनस है, एक सेल लगा दिया, ये सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है, 2 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ द गैल्वेनोमीटर दिस गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इस R का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा कि थोड़ा सिमेट्री आप देखो, तो सिमेट्री ये कहता है कैसा इसमें आप इसको लेके चलोगे। जैसे मान लो कि हम ये लेके चलते हैं कि इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, तो आप कैसे इसको डील करोगे? जैसे हम इसमें क्या, तब करंट का पाथ क्या होगा फ्लो करने का, ये हम लोगों को देखना है कि करंट का पाथ क्या होगा फ्लो करने का। जैसे सपोज करो कि इसका करंट यहाँ गया, इसका करंट यहाँ गया, और ये यहाँ चला गया, तो जो ये जा रहा है इसमें चला जाएगा। तो इसमें उन्होंने ऐसा कुछ एज सच दिया नहीं है, तो मैंने इसमें एक आइडिया लगाया कि भाई ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मैं ये लेके चलता हूँ कि ये रेसिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, ये R ले लिया, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जो मेरा करंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10/400 प्लस R ले लिया, राइट। और इसी करंट को हमने इक्वेट कर दिया 2/R से। किससे इक्वेट कर दिया, 2/R से। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है कि 10R जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 800, और ये आ गया प्लस में 2R। तो यहाँ से यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 8R इक्वल टू कितना आ गया, 800। तो R का वैल्यू यहाँ पे मेरे को कितना आ रहा है, 100। ये कितना आ गया, 100 ओम। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। तो हमने ये ले लिया था कि एक बार ये पाथ ले लिया और एक बार ये पाथ ले लिया, और इसके हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना आ रहा है, 100 ओम आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज किए होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा था। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बड़ा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, और कॉन्सेप्चुअल तो नहीं कर सकते, जस्ट फॉर्मुलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला था कि ये मेरा एक रिजिड सपोर्ट है, ये मेरा जो एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे हमने एक वर्टिकल वायर को हंग कर दिया है, ये वर्टिकल वायर है मेरा, ये मेरा क्या है, वर्टिकल वायर है। इस पे आप वेट कितना डाल रहे हो, W डाल रहे हो, स्ट्रेस्ड बाई रिजर्व एंड स्ट्रेस्ड बाई वेट टू इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा स्ट्रेस फैक्टर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो ये फोर्स की जगह पे यहाँ W है और ये मेरा A आ गया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, W/A आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि बहुत ही आप आराम से इसमें जा सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन 11 सेक्शन से था फ्लूइड डायनामिक्स से, कि जो मेरा वेंचुरीमीटर है, जो मेरा वेंचुरीमीटर है, ये वेंचुरीमीटर किस पे काम करता है। तो ओबियसली एक डिवाइस है जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करता है, मतलब कितना लिक्विड का कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के हिसाब से फ्लो कर रहा है। तो दिस डिवाइस इज बेस्ड अपॉन बर्नौलीज थ्योरम। ये किस पे जाता है, कितना फ्लैट है, आप ये जरा देखो कितना कि आप आसानी से बना सकते हो। बर्नौली कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 5 to 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो सारे के सारे आई थिंक कि सारे के सारे फ्लैट क्वेश्चन ही थे। इसके बाद जरा सा आप देखो, ये क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 E5 कोड क्या है पेपर का, इंग्लिश, और ये 5 कोड है। इसके बाद उन्होंने दिया है कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप। तो जो फंडामेंटल है ओपन ऑर्गन पाइप का, एज वी नो दिस इज VS अपॉन में क्या होता है ट्वाइस L0, एंड फंडामेंटल जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो होता है ये क्या होता है मेरा VS अपॉन में 4LC, राइट। जहाँ ये VS क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और LO और LC क्या है लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, और ये लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इनका इन्होंने क्या कहा है कि आप रेशियो निकालो। तो चलो भाई इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से VS अपॉन में ट्वाइस LO इंटू में 4LC अपॉन में ये VS आ गया, VS से VS कैंसिल हो गया। और क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि दोनों का जो लेंथ है सेम लेंथ है, तो आप LC से LO को भी कैंसिल कर दो, तो ये मेरा 2/1 आ गया। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। सो फ्लैट क्वेश्चन। तो ये जो 10 है, ये जो 10th क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नाइस क्वेश्चन पे, जिसको थोड़ा सा हम नाइसी प्रॉब्लम बोल सकते हैं इन माई लैंग्वेज। ये थोड़ा अच्छा था, हालांकि ये भी बहुत ही बेसिक पे ही था, कोई इसमें कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना था तो क्वेश्चन 5 सेकेंड्स में आप इसको बना सकते थे। जैसे उन्होंने लिया है कि लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, ठीक है, एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो हम लोगों को पता है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है उसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं sin c इक्वल टू क्या होता है 1/μ होता है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को रिलेट करना था। और ये जो मेरा म्यू होता है ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये म्यू होता है। जब इस चीज़ को आप सारे इसको ऑपरेट करोगे तो बड़ा आसानी से आपका यहाँ आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 10t1 अपॉन t2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये 11th है, इस 11th का भी कितना आ जाएगा 4th ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा जो अच्छे बच्चे होंगे वो ज़रूर ट्राई किए होंगे, लेकिन लगना तो वही था sin c इक्वल टू 1/μ। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सब जो बच्चे सिंसियर होके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो क्वेश्चन बना ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 12th क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने लिया है कि फॉर द क्लोज सरफेस के लिए E इंटू में ds जो है E इंटू में ds इक्वल्स टू 0 है ओवर ए सरफेस, देन द नंबर ऑफ फ्लक्स, इसका मतलब E जो ds होता है फॉर क्लोज सरफेस के लिए दैट इज योर टोटल फ्लक्स जो होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो है लिविंग हो रहा है, तभी वो 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन नंबर उन्होंने 13 लिया है। जैसे 12 वाट है, 60 वाट लैम्प इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग जानते हैं कि जो VS/VP होता है इज इक्वल टू, ये रिवर्स चलता है एज वी नो, IP/IS चलता है। तो सेकेंडरी का यहाँ डेटा हमें यहाँ पे लेना है कि पावर जो है 60 है और जो वोल्टेज है वो 12 है, तो जो मेरा IS आ गया वो 5 आ गया। IS कितना आ गया यहाँ पे, इसको चलो आप IS को, IP तो आपको निकालना ही है, IS आपका 5 आ गया। नाउ VS कितना है आपका, वोल्टेज कितना है, ये आपका 12 का है, और जो आपका प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो आपका 220 आ गया, है ना। तो यहाँ से मेरा IP की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 अपॉन में 220 दैट इज इक्वल टू, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 3/11 आ गया। इस 3/11 को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये 11 2 जा 22, 8 0 11 7 जा, तो ये नियरली मेरा कितना आ रहा है 0.27 एम्पियर आ गया। क्या गया, एम्पियर आ गया। तो एक चीज़ हम लोग इसको देख सकते हैं कि यदि मेरा प्राइमरी में करंट जो है वो 0.27 है, और जो मेरा सेकेंडरी में करंट था वो सेकेंडरी में करंट जो आ रहा था 5 एम्पियर का आ रहा था। तो आपको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते थे कि यस मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें सारे वैल्यू कम लेसर देन ही थे, लेकिन चलिए एनीवे उस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़ कर सकते थे। इसके बाद जरा से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 14। ये तो भाई जनरल क्वेश्चन है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड। तो वेवलेंथ वी नो ये जो होता है 12.27 अपॉन में रूट ऑफ वोल्टेज, और ये मेरा एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो ये तो बड़ा ही बेसिक है यार, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं।
तो ये मेरा 14 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो जस्ट ये गेस कीजिए जो हम लोग दे रहे हैं कि यदि एक अच्छा बच्चा हो और थोड़ा सा ऑल फॉर्मुलेशंस भी उनका यदि कमांड है, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि इस पेपर में वो 100 मार्क्स आराम से 100 मार्क्स आउट ऑफ 180 ला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप जैसे इसमें 15th क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये थोड़ा सा 11 सेक्शन से आया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सोप बबल ऑफ रेडियस। अच्छा, तो रेडियस मेरे को दे दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। केवल हमें यहाँ ये देखना था कि जो सोप बबल का एरिया होता है वो हमें डबल सरफेस होता है, तो यहाँ 8 पाई आर स्क्वायर करना था, है ना। ये मेरा 8 हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर करोगे 4, बट ये सेंटीमीटर में 10⁻⁻⁴ कर देंगे। ये मेरा एरिया आ गया। इसके बाद उन्होंने सरफेस टेंशन दे दिया है, तो सरफेस टेंशन इंटू में जो एरिया होता है वो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया, 32 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और ये जो है सो मेरा 3/100 है। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में है ना 0.03, तो इसको हम 3/100 ले सकते हैं। तो ये मेरा आ गया 96 पाई इंटू में 10⁻⁻⁶। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 3.14 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 96 से। 96 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो जो भी डेटा आएगा आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो 3.01 इंटू में 10⁻⁻⁴ होगा। वैसे मैं कैलकुलेटर थोड़ा टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें करना क्या था कि जो सरफेस टेंशन है और जो चेंज इन एरिया है उसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना था, तो आंसर आ गया। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 301, ये आ जाता है 301.44 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 3.01 आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो -4, तो ये आ गया। तो मैं ठीक ही बोल रहा था कि इसका जो ऑप्शन है, ये 15th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखना था कि जो सोप बबल होता है, वो सोप बबल में जो होता है आपका जो एरिया होता है वो क्या हम लेते हैं, चूँकि डबल सरफेसेस होता है तो इसको 8 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या यहाँ आप इसको डेल्टा ए भी बोल दो। टी इंटू डेल्टा ए क्या होता है, वर्क डन। तो बड़ा फ्लैट था, ये भी उनका 11 सेक्शन से था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितना जनरल क्वेश्चन उन्होंने डाला था करंट इलेक्ट्रिसिटी से, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक बैटरी है, एक बैटरी आपका जो है वो बिगर बैटरी है, ये 10 वोल्ट का है, राइट। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस उन्होंने ले लिया है 2 ओम का, और दिस पॉइंट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस उन्होंने ले लिया है 7 ओम का। फिर एक दूसरा सेल है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 1 ओम से, ये मेरा 1 ओम है। तो इसमें हमें बोल रहे हैं कि करंट का क्या डायरेक्शन होगा सर्किट में, और करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसको वेरी सिंपल, चूँकि दिस वन इज लार्जर देन दिस वन, ये 5 आ गया, तो नेट वोल्टेज मेरा 5 का आ जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 7 2 9 110 आ गया, तो ये 5/10 आ गया, दैट इज योर 0.5 एम्पियर। ओबियसली दिस सर्किट में ये जो सेल है वो मेरा बिगर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, सो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A to B आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B आ जाएगा यहाँ से। तो ये 16th वीक कितना फ्लैट क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन सब थे जो क्वेश्चंस मैंने रैंडमली लिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन और भी हम दे देते हैं कि देखिए कितने जो फ्लैट क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक 17th क्वेश्चन था, उन्होंने यहाँ पे दे दिया है इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज, इंसिडेंट जो रेडिएशन आ रहा है, जो रेडिएशन फॉल कर रहा है उसका एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और जो वर्क फंक्शन है आप देख रहे हो कि इसमें जो वर्क फंक्शन सीजीएम का है वो आपका 2.14 है। बाकी का जो भी वर्क फंक्शन है वो इस वैल्यू से क्या है, लार्जर वैल्यू है। तो ओनली सीजीएम के केस में क्या हो जाएगा, आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मैंने रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो अगले साल देना चाहते हैं नीट का एग्जाम, तो वो देख सकते हैं कि यदि उनका बेसिक फॉर्मुलेशन और थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड है, टू द पॉइंट है, तो मैंने सोचता हूँ कि आउट ऑफ 180 में 100 मार्क्स लाना और मोर देन 100 मार्क्स लाना एवरेज बच्चे के लिए भी कोई बड़ा सा इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अभी कमिंग टाइम में और जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसी सेट्स में आए हैं उसको भी लेकर के हम लोग आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।